आज के इंडियन मार्केट्स में गिरावट जरूर थी, लेकिन कहानी सिर्फ ट्रंप के टैरिफ तक सीमित नहीं थी। बीएचईएल के स्टॉक 7% से गिरे क्योंकि Q1 में नेट लॉस डबल हो गया। डिवीस लैब के मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से नीचे निकले और स्टॉक 2% से गिरा, लेकिन वीआईपी इंडस्ट्रीज के स्टॉक काफी टाइम बाद फाइनली ग्रीन जोन में आए। ट्रेंड और भारत फोर्ज के रिजल्ट्स ने भी काफी बस बनाया और JSW सीमेंट का आईपीओ आज ओपन हुआ। डिसेंट रिस्पांस मिला और जीएमपी भी 5% के करीब था। इसके अलावा इटर्नल और नजारा टेक जैसे स्टॉक्स में भी ब्लॉक डील्स और कॉर्पोरेट एक्शंस के वजह से मूवमेंट देखने को मिला। तो आज के वीडियो में फुल ऑन लोडेड है, फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ्स, इंपॉर्टेंट Q1 रिजल्ट्स टू ब्लॉक डील्स एंड कॉर्पोरेट एक्शन। एंड तक जरूर देखना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड जरूर करना ताकि मार्केट के ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी BHEL का स्टॉक आज खराब Q1 रिजल्ट्स पोस्ट करने के बाद 5% से भी ज्यादा गिरा। BHEL एक इंटीग्रेटेड पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और इंडिया की सबसे बड़ी हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। ये PSU कंपनी मेनली दो सेगमेंट में ऑपरेट करती है। सबसे पहला पावर सेगमेंट, जहां कंपनी कोल, लिग्नाइट, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इक्विपमेंट सप्लाई करना और EPC कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का काम करती है। ये सेगमेंट कंपनी का मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है। दूसरा, इंडस्ट्री सेगमेंट्स। पावर जनरेशन सेक्टर के अलावा BHEL ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड रिन्यूएबल, ऑयल एंड गैस, ई मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज जैसे सेक्टर को इक्विपमेंट सप्लाई करती है। BHEL के ज्यादातर क्लाइंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रन पावर कंपनीज है। Q1 में BHEL की रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट थी क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन म्यूटेड था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण कंपनी ने ₹537 करोड़ का EBITDA लॉस रिपोर्ट किया और नेट लॉस भी डबल हो गया। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के मेजर पावर सेगमेंट का रेवेन्यू में 5.6% की गिरावट आई, बट इंडस्ट्री सेगमेंट में 17% की ग्रोथ दिखाई। प्रॉफिटेबिलिटी में भी कहानी सेम थी। पावर सेगमेंट के लॉसेस बढ़ गए बट इंडस्ट्री सेगमेंट ने अच्छी ग्रोथ दिखाई। Q1 के दौरान BHEL ने ₹13,445 करोड़ के नए ऑर्डर्स रिसीव किए, जिसके साथ कंपनी का ऑर्डर बुक ₹2 लाख करोड़ के पार चला गया। BHEL का ये क्वार्टर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा खराब था, बट ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग हो चुकी है। BHEL के ज्यादातर लो मार्जिन ऑर्डर्स फाइनेंशियल ईयर 26 में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जो ये इंप्लाई करता है कि फाइनेंशियल ईयर 27 और आगे के सालों में हाई क्वालिटी ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन कैश फ्लो को फ्री अप कर सकता है। फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में भी BHEL की प्रेजेंस बढ़ रही है। इंडिया में पावर डिमांड तेजी से बढ़ रहा है और ट्रांसमिशन सेक्टर इस वेव पर फुल स्पीड में राइड कर रहा है। BHEL, जिसके पास अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है, क्लियरली टेलविंड का फायदा उठाने के लिए पोजीशन्ड है। डिवीस लैब के शेयर प्राइस आज 2% तक गिर गए जब कंपनी के Q1 रिजल्ट मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पाया। डिवीस लैब एक रिसर्च फोकस फार्मा कंपनी है जो जेनरिक API, कस्टम सिंथेटिक्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी ड्रग डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज से लेकर कमर्शियलाइजेशन तक इनोवेटर कंपनीज के साथ काम करती है। डिवीस के पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 3 R&D सेंटर्स है। 160 प्लस प्रोडक्ट के साथ डिवीस इंडिया की लार्जेस्ट फार्मा कंपनीज में से एक है। इसका 88% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में डिवीस का 57% रेवेन्यू यूरोप से आया, 16% अमेरिका से और 12% इंडिया से। जून 2025 क्वार्टर के लिए डिवीस लेबोरेटरीज ने 14% YOY रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया। EBITDA 17% से बढ़ा और मार्जिन्स भी YOY इंप्रूव हुए, लेकिन ये मार्जिन्स अभी भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे रहे। यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर, जेनरिक API सेगमेंट में प्राइस इरोजन और प्रोडक्ट मिक्स अनफेवरेबल होने के चलते मार्जिन्स अफेक्ट हुए और सीक्वेंशियली काफी गिरे। सेगमेंट वाइज देखा जाए तो डिवीस का जेनरिक बिजनेस 2% YOY स्लो हुआ, जबकि न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस ने 40% YOY की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई।
कस्टम सिंथेटिक्स सेगमेंट में 23% YOY ग्रो हुआ। कस्टम सिंथेटिक्स का ग्रोथ मेजरली एक ड्रग के डिमांड से ड्राइव हुआ जो हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट करता है। मैनेजमेंट ने अर्निंग्स कॉल में कहा कि प्राइसिंग प्रेशर जो पिछले कुछ क्वार्टर से दिख रहे हैं वो आने वाले क्वार्टर्स में स्टेबलाइज होंगे। डिवीज ने एक नया पेप्टाइड सिंथेसिस कैपेसिटी भी लॉन्च किया है जिसमें वेट लॉस ड्रग बनाने वाली फार्मा कंपनीज काफी इंटरेस्टेड दिख रही है। डिवीज डायबिटीज और वेट लॉस ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज से काफी डिमांड एक्सपेक्ट कर रही है जो ग्लोबल लेवल पर डिमांड को केटर कर रहे हैं और उनका डिमांड बढ़ रहा है। डिवीज इस साल करीब 700 करोड़ का केपेक्स कर रहा है जिससे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ताकि फ्यूचर ग्रोथ और अश्योर्ड सप्लाई हैंडल की जा सके। डिवीज वो रेयर फार्मा कंपनी है जो पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंटली 40+ EBITDA मार्जिन डिलीवर करती आई है। कोविड ईयर को छोड़कर ये इस बात का प्रूफ है कि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और एंट्री बैरियर्स हाई है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा इंपोर्ट्स को लेकर टैरिफ थ्रेट फिर से रेज किया है। डिवीज का 16% रेवेन्यू यूएस से आता है, इसीलिए ये टैरिफ रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए की फैक्टर होगा ध्यान में रखने के लिए। कल अनाउंस हुए Q1 FY26 रिजल्ट के बाद ट्रेंड का स्टॉक आज 1% तक ऊपर गया। स्टेडी परफॉर्मेंस के चलते ट्रेंड टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है और मेनली अपने फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के लिए जाना जाता है जैसे वेस्ट साइड और ज़ूडियो। इसके अलावा ट्रेंड ग्रोसरी रिटेल स्पेसेस में भी स्टार बाजार के थ्रू काम करता है। कंपनी के पास इंडिया में ज़ारा और मासिमो दुत्ती जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ जॉइंट वेंचर्स भी है। आज के डेट में ट्रेंड के पास 1000 से ज्यादा स्टोर्स है अक्रॉस 242 सिटीज। Q1 FY26 में ट्रेंड ने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई। रेवेन्यू 19% YOY से ग्रो हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% से इंक्रीज हुए, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। नेट प्रॉफिट में 24% की ग्रोथ देखी गई। Q1 FY25 के मुकाबले नए स्टोर्स कम खुले, फिर भी रेवेन्यू ग्रोथ हेल्दी रही। ये ग्रोथ ट्रेंड के की माइक्रो मार्केट्स में से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से आई है। ट्रेंड के नए प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे ब्यूटी और पर्सनल केयर, इनरवेयर और फुटवेयर अब 21% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कस्टमर इंटरेस्ट का सिग्नल है। Q1 में ट्रेंड के ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हुए। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट के चलते जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, साथ ही बिजनेस स्केल होने से ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा मिल रहा है। Q1 FY26 में रिजल्ट दिखाते हैं कि ट्रेंड ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का फोकस है ज़ूडियो के स्टोर्स को फास्ट पे पर एक्सपांड करना, की सिटीज के साथ टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में भी। स्टार बाजार में ओन ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन 70% तक पहुंच गया है जो फॉर्मेट को और प्रॉफिटेबल बनाता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को फैशन वर्टिकल के लाइक टू लाइक ग्रोथ पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंटली लो रहा तो मैच्योर स्टोर्स की प्रोडक्टिविटी फ्लैट हो सकती है। कल शाम भारत फोर्ज ने अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस किया जिसके चलते आज स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। भारत फोर्ज कल्याणी ग्रुप का एक फ्लैगशिप कंपनी है और ये इंडिया की लीडिंग फोर्ज मेटल पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज में से एक है। कंपनी एक ग्लोबल लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग हाई परफॉर्मेंस क्रिटिकल एंड सेफ्टी कंपोनेंट्स फॉर सेक्टर्स लाइक ऑटोमोटिव, रेलवे, एरोस्पेस एंड डिफेंस। पिछले कुछ सालों में भारत फोर्ज ने अपनी डिपेंडेंसी ऑटो इंडस्ट्री पर कम करने के लिए डिफेंस और एरोस्पेस जैसे नए सेक्टर्स में काफी एक्सपांड किया है। Q1 में भारत फोर्ज का रेवेन्यू 5% YOY से गिरा जिसका मेन रीजन था वीक एक्सपोर्ट डिमांड। नॉर्थ अमेरिका में सेल्स शार्पली गिरे रेगुलेटरी इश्यूज और टैरिफ अनसर्टेनिटी के चलते, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यू में 8% की डिक्लाइन देखी गई ईयर ऑन ईयर। कमर्शियल व्हीकल्स में एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें तो यूरोप का सीवी एक्सपोर्ट में गिरावट देखने मिली। पैसेंजर कार एक्सपोर्ट्स लार्जली स्टेबल रहे। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी वीकनेस देखी गई। हेवी इंजन्स और माइनिंग सेगमेंट में डिमांड स्लो रही और एरोस्पेस बिजनेस में सीजनल सॉफ्टनेस
भी था। अगर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो सीवी सेगमेंट थोड़ा वीक रहा सीजनल स्लोडाउन के कारण। इसके ऑपोजिट पैसेंजर कार सेगमेंट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, नए बिजनेसेस विंस और की ओईएम से हाई वॉल्यूम्स के चलते। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेगमेंट ने भी एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिपोर्ट किया। डिफेंस में बेटर एग्जीक्यूशन और एक बार के मशीन टूल ऑर्डर ने ओवरऑल परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट किया। Q1 FY26 में भारत फोर्ज ने ₹269 करोड़ के नए डिफेंस ऑर्डर सिक्योर किए, जिससे जून 2025 तक टोटल डिफेंस ऑर्डर बैकलॉग ₹9,463 करोड़ का ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ये फ्रेश ऑर्डर्स आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट जैसे सेगमेंट्स में मिला है, जो कंपनी के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोग्राम में बढ़ती भूमिका को दिखाता है। वीक एक्सपोर्ट्स और हाई टैरिफ्स के चलते भारत फोर्ज का एबिटा मार्जिन गिरा, लेकिन लो बेस के चलते प्रॉफिट 65% ग्रो हो गया। भारत फोर्ज की यूएस और यूरोप ऑपरेशंस ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव किया, लेकिन कंपनी भी यूएस एक्सपोर्ट्स को लेकर कॉशियस है नए टैरिफ्स और एमिशन रूल्स के चलते। ओवरऑल FY26 कंपनी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इंडिया के डिफेंस पुश के साथ भारत फोर्ज क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी बन सकता है, क्योंकि ये कंपनी काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। Q1 रिजल्ट्स के बाद वीआईपी इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1% ऊपर गया। वीक परफॉर्मेंस पर कॉशियसनेस है, लेकिन प्रमोटर एग्जिट और नए लीडरशिप की उम्मीद से सेंटिमेंट में हल्का इंप्रूवमेंट दिखा। वीआईपी इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लगेज कंपनी है और दुनिया की टॉप 2 लगेज ब्रांड्स में से भी शामिल है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स है वीआईपी, स्काईबैग्स, एरिस्टोक्रैट, कैरेटलेन और कैप्रेसी जैसे नाम आते हैं। कंपनी का नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है, 1400 प्लस टाउन्स और 14,000 के आसपास सेल्स पॉइंट्स के साथ हर प्राइस सेगमेंट में इसका प्रेजेंस है। Q1 में वीआईपी इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू 12% YOY से गिरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50% गिरा और मार्जिन्स भी गिरकर 4.4 तक आ गया। कंपनी ने ₹13 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल Q1 FY25 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। रेवेन्यू गिरने की सबसे बड़ी वजह थी मार्केट शेयर का लॉस। वीआईपी दोनों तरफ से प्रेशर फेस कर रहा है, एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स और दूसरी तरफ न्यू एज D2C ब्रांड्स जो फास्ट कंज्यूमर अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। वीआईपी के चैलेंजेस समझने के लिए उसके क्लोजेस्ट लिस्टेड कॉम्पिटिटर सफारी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए। इस क्वार्टर में सफारी ने 17.3% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, जिससे 17% वॉल्यूम ग्रोथ एक मेजर रोल प्ले करता था। सेल्स का गिरना सीधा असर मार्जिन्स पर हुआ। सेल्स के गिरने का सीधा असर मार्जिन्स पर हुआ। मैन पावर और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर कंट्रोल के बावजूद सेल्स कम होने से ऑपरेटिंग डीलेवरेज हुआ, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज हुई। साथ ही गुवाहाटी वेयरहाउस में फायर के कारण वीआईपी ने 5 करोड़ का वन टाइम लॉस रिपोर्ट किया। वीआईपी के लिए सबसे बड़ा ओवरहैंग था प्रमोटर के फ्यूचर प्लान्स के लिए अनसर्टेनिटी, जो अब खत्म हो चुका है। जुलाई 2025 में पिरामिल फैमिली ने अपना 32% कंट्रोलिंग स्टेक ₹3,200 करोड़ में मल्टीपल्स PE लेड ग्रुप को बेचा, जिसमें कैरेटलेन के फाउंडर्स भी शामिल हैं। आगे का फ्यूचर नए लीडरशिप के एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। वीआईपी की ब्रांड इक्विटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे एक फ्रेश मॉडर्न डायरेक्शन की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को अब देखना होगा कि नए स्ट्रैटेजीज का इफेक्ट कब और कैसे दिखाना शुरू होता है। रिकवरी का रास्ता टफ हो सकता है और टाइम लग सकता है, लेकिन अब एक क्लियर कैटलिस्ट सामने है। JSW ग्रुप की सीमेंट कंपनी JSW सीमेंट का ₹3,600 करोड़ का IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और ये IPO 11 अगस्त तक खुला रहेगा। JSW सीमेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और सेल्स वॉल्यूम के टर्म्स में इंडिया की टॉप 10 सीमेंट कंपनीज में से एक है। 2009 में कर्नाटका के विजयनगर में केवल एक ग्राइंडिंग यूनिट से स्टार्ट करके आज कंपनी के पास टोटल 20.6 मिलियन टन कैपेसिटी के 6 ग्राइंडिंग यूनिट्स है और कंपनी की ज्यादातर प्रेजेंट साउथ,
ईस्ट और वेस्ट इंडिया में है। कंपनी का 56% रेवेन्यू सीमेंट से आता है। ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कंपनी का स्टार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, क्योंकि JSW की लार्जेस्ट GGBS मैन्युफैक्चरिंग है विद अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 84%। ये GGBS स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है और अपने पेरेंट JSW ग्रुप की स्टील कंपनी के ऑपरेशन से प्रोक्योर किया जाता है। इस बिजनेस से कंपनी 35% रेवेन्यू कमाती है। इनके अलावा कंपनी के रेडी मिक्स कंक्रीट और क्लिंकर में भी प्रेजेंस है, जो सीमेंट इंडस्ट्री के अलाइड प्रोडक्ट्स है। सीमेंट के की रॉ मटेरियल लाइमस्टोन प्रोक्योर करने के लिए कंपनी के पास खुद के 11 लाइमस्टोन माइंस है। JSW सीमेंट IPO से ₹3006 करोड़ रेस कर रही है, जिसका 56% ऑफर फॉर सेल है और बचे हुए 44% यानी लगभग 1600 करोड़ फ्रेश इशू है। इस IPO के थ्रू कंपनी लगभग 20,000 करोड़ के वैल्यू पर हो रही है। सज्जन जिंदल और उनके ग्रुप एंटिटी 78.6% स्टेक होल्ड करते हैं और वो इस IPO में कोई भी शेयर्स बेच नहीं रहे हैं। बट IPO के बाद प्रमोटर शेयर होल्डिंग 72% तक नीचे आ जाएगी। सेलिंग प्रमोटर्स है AP एशियन अपॉर्चुनिटीज, सिनर्जी मेटल इन्वेस्टमेंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ₹1600 करोड़ का फ्रेश इशू के अमाउंट से राजस्थान में नए इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट का केपेक्स पार्टली फाइनेंस करेगी और डेट रीपेमेंट करेगी। इस एक्सपांशन के साथ ही कंपनी का फर्दर केपेक्स का प्लान है, जो कंपनी के करंट कैपेसिटी को 20 मिलियन टन से 41.85 मिलियन टन ले जाएगा, यानी यहां से ऑलमोस्ट डबल। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में JSW सीमेंट के नंबर्स थोड़े वीक है। FY25 में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे होने के बावजूद लोअर सीमेंट रियलाइजेशन के चलते रेवेन्यू में 3.6% की गिरावट आई। वेस्ट और साउथ इंडिया के कोर मार्केट्स में स्टीप कंपटीशन ने सीमेंट प्राइसेस को नीचे लाए। GGBS जो एक लो मार्जिन प्रोडक्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 35% तक चले जाने से और ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइसेस में प्रेशर के वजह से EBITDA में 23.5% का फॉल दिखा और बढ़ते डेट टू इक्विटी से फाइनेंस कॉस्ट भी ऊपर जा रहा है, जिसके वजह से कंपनी ने ₹164 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। डेट फंडेड अग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपांशन के वजह से JSW का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी बढ़ गया है। IPO से मिलने वाले पैसों से अराउंड 520 करोड़ डेट रीपे होगा, लेकिन आगे जाकर भी कंपनी के अपनी कैपेसिटी डबल करने के प्लान्स है, जिसके लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो सफिशिएंट ना होने पे डेट लेवल्स वापस बढ़ सकते हैं। हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने के कारण कंपनी का ROC लेवल्स लो सिंगल डिजिट में है। पीयर्स की बात करें तो JSW सीमेंट अपने लिस्टेड पीयर्स के कंपनी से काफी छोटी कंपनी है और छोटी होने के बावजूद JSW सीमेंट के वैल्यूएशंस अपने लार्जर पीयर्स के लेवल पे एट पार है। तो JSW सीमेंट JSW ग्रुप के स्ट्रॉन्ग परसेंटेज वाली कंपनी है, जो अपनी कैपेसिटीज काफी फास्ट एक्सपांड करके एक रीजनल प्लेयर से पैन इंडिया प्लेयर बनने का प्लान कर रही है। मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी और फंडामेंटल्स भी थोड़े वीक लग रहे हैं। अगर आप इंडिया के इंफ्रा ग्रोथ और ग्रीन एनर्जी पुश पर बेट लगा रहे हो तो JSW सीमेंट एक अच्छी प्रॉक्सी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये एक स्लो सिक्लिकल कंपाउंडर है, जहां रिटर्न्स हाइप से नहीं एग्जीक्यूशन से बनते हैं। यानी ये गेम पेशेंस और प्लानिंग का है, शॉर्टकट का नहीं। इंडियन शेयर मार्केट्स आज तीसरे दिन लगातार गिरे। यूएस के 25% एडिशनल टैरिफ का डिसीजन के बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट और वीक हो गया। कल रात यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया गुड्स पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। रशिया से तेल खरीदने के लिए इंडिया को पेनल्टी देते हुए ये हायर ड्यूटी 21 दिन के अंदर इफेक्ट में आएगी। मतलब अभी भी नेगोशिएशंस के लिए थोड़ा वक्त बचा है। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी की सरकार ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड दिया, कहा कि रशियन ऑयल की बाइंग इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। एफआईआईज ने इक्विटीज में 13 कंसेक्यूटिव सेशंस तक नेट सेलिंग की, जबकि डीआईआईज 23 कंसेक्यूटिव सेशन से नेट बाइंग कर रहे हैं। अगस्त में एफआईआईज ने इक्विटीज में टोटल 8005 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। रुपीज ने 87.68 पर 5 पैसा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी। आरबीआई के रेट
स्टेडी रखने से सपोर्ट मिला, लेकिन यूएस के लगने वाले नए टैरिफ्स की वजह से प्रेशर भी बना हुआ है। गोल्ड के दाम स्टेबल रहे यूएस में रेट कट्स की उम्मीद बढ़ने के बीच, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फेड अपॉइंटमेंट डिसीजन का इंतजार कर रहा है। ऑयल के दाम गिर गए क्योंकि ट्रंप के यूएस रशियन टॉक्स पर रिमार्क्स ने सैंक्शंस के चांसेस को लेकर अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। चलिए आज के की स्टॉक अपडेट्स देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स लगभग 1.6% गिर गए, जब एक बड़ा ब्लॉक डील में करीब 1.1 करोड़ शेयर्स, जो बैंक के टोटल इक्विटी का लगभग 0.55% है, ₹2134 करोड़ के करीब के लिए ये ट्रांसफर हुआ है। इटर्नल में एक और बड़ा ब्लॉक डील हुआ। एंड फिन सिंगापुर, जो अलीबाबा की एफिलिएटेड है, अपने पूरा स्टेक इटर्नल्स में बेच रही है। ये ब्लॉक डील में लगभग 18.8 करोड़ शेयर्स, करीब 2% स्टेक सेल किया जाएगा, जिसका टोटल अमाउंट ₹5370 करोड़ है। शेयर्स का फ्लोर प्राइस ₹285 पर शेयर रखा गया है, जो पिछले क्लोज से 5% कम है। ये एंडफिन का दूसरा बड़ा एग्जिट है इंडियन कंपनी से। कुछ दिन पहले ही एंडफिन ने पेटीएम से 3800 करोड़ का ब्लॉक डील के थ्रू फुल एग्जिट लिया था। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर भी फोकस में रहे, जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उनका बोर्ड 12 अगस्त को मिलेगा स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर कंसिडर करने वाला है। नजारा ने पहले जून 2022 में बोनस शेयर 1:1 रेशियो में इशू किया। आने वाले मीटिंग्स और बोर्ड अपने Q1 रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करेगा। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.